सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आपको सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको सभी चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हम जो चैप्टर नंबर 4 है वो है स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत धारा। तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 जो है ये है चुंबकत्व, यानी कि ये आपके दो चैप्टर हैं फिजिक्स के। इसमें से हम चौथा चैप्टर आज यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिर पांचवा चैप्टर चुंबकत्व हम पढ़ेंगे और इस तरीके से आपका फिजिक्स वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर केवल एक चैप्टर बचेगा और वो है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला पार्ट बचेगा, जिसमें दो चैप्टर आपको पढ़ने रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का साइंस कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। और दोस्तों, आप लोग के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर आपको पता है आरंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं क्षमता का विकास पूरा पढ़ा लिखा के मैंने खत्म कर दिया है। सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। आप इन सभी को देखिए, इन सभी वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आपको सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 देखिए, स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत धारा। करंट से संबंधित कोई भी चीज हम पढ़ते हैं वो सभी चीजें आती हैं फिजिक्स के अंतर्गत, यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही हम करंट के बारे में पढ़ते हैं, स्थिर विद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं, एम्पीयर, वोल्ट, अमीटर, ये सब चीजें क्या है इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, विभिन्न प्रकार के सेल होते हैं, शुष्क सेल होते हैं, सीसा संचायक सेल होते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से सेल ऐसे होते हैं जिनको एक बार उपयोग करने के बाद, यानी कि एक बार जब वो उपयोग में आ गए तो फिर उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं। जैसे कि जो सेल हम रिमोट में प्रयोग करते हैं या रेडियो में प्रयोग करते हैं, टॉर्च में प्रयोग करते हैं, वो सेल हम क्या करते हैं, एक बार यूज होने के बाद क्या करते हैं, हम उसको फिर दोबारा यूज नहीं कर पाते क्योंकि वो बेकार हो जाता है। और कौन से सेल ऐसे हैं जिनको हम चार्ज करने के बाद यूज कर सकते हैं और जब वे डिस्चार्ज हो जाते हैं तो फिर उनको हम चार्ज कर सकते हैं। इन सभी सेलों के बारे में भी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। और बहुत बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत धारा। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो स्थिर विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, स्थिर विद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर या अत्वरित वाले विद्युत आवेशों से जुड़े परिघटनाओं और गुणों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अतः स्थिर विद्युतिकी विज्ञान की इस शाखा में विद्युत की विराम स्थिति का अध्ययन करते हैं। जब कोई पदार्थ रगड़ने या घर्षण के बाद थोड़े समय के लिए आवेशित स्वभाव दिखाता है तो इसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है, जब हम किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो इससे उन दोनों में ही आवेश उत्पन्न होता है और वह आवेशित स्वभाव दिखाते हैं। अभी इसके बारे में मैं आगे आपको बता रही हूँ, तो चलिए इसको पूरा हम देख लेते हैं। निरंतरता न होने के कारण इसे स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है। यानी कि जैसे ही हम उन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो वह आवेशित स्वभाव दिखाएंगे, लेकिन बहुत देर तक नहीं, बस कुछ समय के लिए, निरंतर नहीं, बस केवल कुछ समय के लिए वे आवेशित दिखाएंगे अपने आप को। तो देखिए, अतः पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वैज्ञानिक थेल्स ने अपने प्रयोगों द्वारा इसका पता लगाया। उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को ऊन या बिल्ली की खाल से रगड़ा तो यह पक्षियों के पंख, पत्तियों और धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। इस घटना को उन्होंने स्थिर विद्युत आवेश का नाम दिया। दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ था, आप पदार्थ कुछ भी समझ सकते हो, उस पदार्थ को इन्होंने क्या किया, ऊन से या बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। यानी कि इस पदार्थ को क्या किया, कोई पदार्थ था उसको बिल्ली के खाल को क्या किया, उस पदार्थ को और बिल्ली के खाल को आपस में इन्होंने क्या किया, रगड़ दिया।
जैसे हम हाथ में लेकर के दो पत्थरों को रगड़ते हैं, वैसे ही इन्होंने क्या किया, अंबर नामक एक पदार्थ लिया एक हाथ में और दूसरे हाथ में बिल्ली की खाल या ऊन लिया। तो उस ऊन को इन्होंने क्या किया, आपस में रगड़ दिया जब, तो इन्होंने देखा कि जब रगड़ने के बाद जो पदार्थ है, यानी कि जो अंबर नामक पदार्थ है, यह धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि पक्षियों के पंख और पत्तियों को भी अपनी ओर यह आकर्षित करने लगा। यानी कि कुछ ना कुछ क्रिया हुई है अंबर नामक पदार्थ और ऊन या बिल्ली के खाल के बीच में, जिसकी वजह से इसमें अंबर नामक पदार्थ में कुछ आवेश आ गया और यह बहुत हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, जैसे कि पंख, पक्षियों के पंख, पत्तियों और धूल कणों को यह पदार्थ आकर्षित करने लगा। तो अब देखिए 1752 में, यानी कि 1752 में प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बरसात के मौसम में घर्षण के कारण बादल के विद्युतमय हो जाने की खोज की। तो जो बादल देखते हो आप चमकते हैं, गरजते हैं बहुत, वह घर्षण के कारण ही, रगड़ के कारण ही चमकते हैं। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है। अब देखिए, अब स्थिर विद्युत आवेश की घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आसानी से इस चैप्टर के बारे में हम समझ पाएंगे। तो हवा से भरे गुब्बारे को किसी ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ने पर इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, यह दीवार के साथ चिपक जाता है। हमने कोई हवा से भरा हुआ गुब्बारा लिया है और उसको हमने किसी स्वेटर से रगड़ दिया या कोई भी ऊनी वस्त्र है उससे रगड़ दिया, तो हम देखेंगे कि यह कुछ देर के लिए दीवार पर चिपकने लगता है। यानी कि इस गुब्बारे पर या इस बलून पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, जिसे हम स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। फिर है सूखे बालों या कमीज की आस्तीन पर प्लास्टिक की कंघी या पेन को रगड़ने पर ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। यानी कि सूखे बालों पर अगर हमने कंघी को रगड़ा है, यानी आप ये कह सकते हैं कि हमने सूखे बालों पर, जब हमने सूखे बालों पर कंघी चलाई तो वह कंघी क्या करती है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। यानी कि इस कंघी पर क्या आ जाता है, स्थिर विद्युत आवेश आ जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर है नायलॉन या एक्रिलिक से बने कपड़ों को, नायलॉन या एक्रिलिक से बने कपड़ों को उतारते समय इनसे चट चट की आवाज के साथ सूक्ष्म विद्युत चिंगारियां निकलती हैं। तो यह भी स्थिर विद्युत आवेश का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए आवेशन की क्रिया का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पर जो आवेशन की क्रिया होती है, इसमें मुख्य भाग जो निभाते हैं वह इलेक्ट्रॉन ही निभाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है और किस तरीके से इसके माध्यम से कोई वस्तु चीजों को आकर्षित करने लगती है, इसी के बारे में इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ये आपको जरूर याद रखना है। और देखिए इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित मूल कण है, यानी कि इस पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, जो कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों वाली कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, अलग अलग कक्षाओं में ये चक्कर काटते रहते हैं, इस तरीके से गोल गोल। जैसे कि जो सूर्य है उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, आपको पता है, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है यह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये आगे अभी आप पढ़ने वाले भी हैं। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। और प्रोटॉन का भी आवेश सेम होता है, बस प्रोटॉन पॉजिटिव के साथ। तो प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव, ये दिमाग में रखना है आपको। प्रोटॉन पॉजिटिव, प से प्रोटॉन, प से पॉजिटिव, यानी कि प्लस। तो देखिए प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये आवेश एग्जाम में पूछा भी गया है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, माइनस में जब रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्लस में रहेगा तो प्रोटॉन का आवेश। और कहीं कहीं एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, अगर इस तरीके से भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो ये भी सही ही होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है तथा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश स्थानांतरित होने लगते हैं।
इस प्रक्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर धन आवेश आ जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को जो वस्तु ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश और जो देता है उस पर धन आवेश आ जाता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। आवेश को Q या स्मॉल q या कैपिटल Q से हम डिनोट करते हैं। यदि कोई वस्तु धन आवेशित है तो वह उस वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को दिखाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु ऋण आवेशित है तो वह उस वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दिखाता है। यानी कि अगर किसी पदार्थ में अगर किसी वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वहां पर प्लस रहेगा और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वहां पर माइनस रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ही तो माइनस को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक माइनस ही तो होता है। अगर जहां पर भी आपको माइनस दिखेगा इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और जहां पर प्लस दिखेगा वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव के साथ आते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। विद्युतीकरण के लिए उत्तरदायी प्रोटॉन न होकर के इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। जो हमारे घरों में लाइट आती है, मैं अल्टरनेटिव करंट की बात कर रही हूँ, विद्युत की बात कर रही हूँ, तो इसमें मुख्य पार्ट कौन निभाता है? इलेक्ट्रॉन ही निभाते हैं। अब देखिए इसके बाद घर्षण द्वारा आवेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। घर्षण द्वारा आवेशन यानी कि चार्ज थ्रो फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा या रगड़ द्वारा विद्युत आवेशन को इलेक्ट्रॉनों के अंतरण के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। कांच की छड़ को रेशम के वस्त्र से रगड़ने पर छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के वस्त्र में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति के कारण रेशम के वस्त्र में बराबर मात्रा में ऋण आवेश आ जाता है। तो याद रखिएगा, जब हम कांच की छड़ को, कांच की मान लीजिए कोई छड़ है, उसको हमने रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े में चले जाते हैं और जब इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले गए तो यहाँ पर तो नेगेटिव चले गए, तो यहाँ पर क्या बचा? छड़ में पॉजिटिव ही तो बचा। तो जो छड़ होता है कांच की छड़, ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है, ठीक है, और इस रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। अब देखिए धातु के बने खोखले चालक को स्थिर विद्युत से आवेशित करने पर यह पाया जाता है कि आवेश पूर्णतः चालक की बाह्य सतह पर आ जाता है और आंतरिक सतह अनावेशित हो जाती है। कार पर तड़ित या बिजली गिरने पर उसमें बैठे व्यक्तियों पर विद्युत के प्रभाव से बचाव हो जाता है। अगर धातु का बना हुआ कोई खोखला स्थिर विद्युत चालक है, अगर मान लीजिए कार में व्यक्ति बैठे हुए हैं और अचानक से कार पर बिजली गिर गई तो यह जो ऊपरी सतह होती है, यह ऊपरी सतह केवल आवेशित होती है, इसमें जो व्यक्ति बैठे होते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। यानी कि सारा का सारा भार इस कार के ऊपरी सतह पर आता है, जो इसका ऊपरी सतह होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि आंतरिक सतह जो होती है वो बिल्कुल अनावेशित हो जाती है और इस तरीके से जो कार में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं वह बिल्कुल बच जाते हैं, किससे? बिजली के प्रभाव से। इसके बाद देखिए इसका कारण यह है कि तड़ित से उत्पन्न समस्त आवेश कार के खोखला होने से उसकी बाह्य सतह पर ही रहता है तथा कार के निचले भागों के भू संपर्कन यानी कि अर्थिंग से आवेश भूमि में चला जाता है। शंकु के आकार के चालक को आवेशित करने पर यह देखा गया कि इसके नुकीले शीर्ष पर व इसके निकट आवेश अधिक होता है, जबकि गोली सतह पर अपेक्षाकृत कम होता है। यानी कि इस तरीके की सतह वाले जो भी पदार्थ होते हैं उन पर ऊपरी भाग पर ही अधिक देखने को मिलता है विद्युत का प्रभाव। धीरे धीरे गोली भाग जैसे जैसे आता है, खोखला भाग, वैसे वैसे जो आवेश है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कार में बैठे हुए व्यक्ति हैं और ऊपर से बिजली गिर जाती है तो जो बिजली है यानी कि जो विद्युत है वह कार के ऊपरी सतह से होकर के कार के निचले भाग के थ्रू वो भूमि में चला जाता है और इस तरीके से जो कार में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। अब देखिए किसी वस्तु से जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेश दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे आवेश का मान शून्य रहता है। यानी कि यहाँ पर यही बताया गया है कि जब हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो निश्चित रूप से एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएंगे, तो एक से जब दूसरे में इलेक्ट्रॉन जितने जाएंगे उतनी तो इसको कमी होगी, तो इसलिए यहाँ पर धन आवेश आ गया और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए उतना ही ऋण आवेश आ गया। अब इसके बाद देखिए विद्युत आवेश संरक्षण का नियम।
तो किसी पृथक्कृत निकाय में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश का स्थानांतरण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में होता है। यह ही विद्युत आवेश संरक्षण का नियम है। जैसे कि आपने ऊर्जा को पढ़ा है, ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। बस एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे ही आवेश या चार्ज जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, हम कह सकते हैं कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरी वस्तु में जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन जाएगा जितना इस वस्तु ने दिया है, इस पदार्थ ने दिया है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यह विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है कि जितना निकलेगा उतना ही जाएगा। लेकिन हम आवेश को अपने तरीके से उत्पन्न नहीं कर सकते, या पृथक्कृत निकाय में यह संभव नहीं है कि हम प्रकाश को उत्पन्न कर सके। अब इसके बाद देखिए आवेश का मात्रक या मूल आवेश क्या होता है। देखिए सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार दो स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यदि दो बिंदुओं यानी कि Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है इस तरीके से, कोई दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। ये Q1 है, मान लीजिए ये Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा, जैसे कि आपने दो पिंडों के बीच में लगने वाला फोर्स सुना है आपने, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। बस सेम वही चीज है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर हम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम कूलाम का नियम भी कहते हैं। तो दो आवेश Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी r है और इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, लगने वाला बल जो होगा प्रोपोर्शनल होगा वो इनके दूरियों के गुणनफल के, यानी कि इनकी दूरियां Q1 इंटू Q2 इनके आवेश के गुणनफल के। तो इनके बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा यह बल, और इनके बीच की दूरी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि बल जितना अधिक होगा दूरी उतनी कम होगी, और दूरी जितनी कम होगी बल उतना अधिक होगा। और यहाँ पर देखिए Q1 इंटू Q2 यानी कि आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, यह अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए यहाँ पर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो अनुक्रमानुपाती का साइन है, जब ये हटा, जब बराबर का साइन आया तो इसकी जगह पर एक नियतांक आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी यह क्या है, एक नियतांक है और इसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो देखिए एसआई पद्धति में बल को न्यूटन में, आवेश को कूलाम में तथा दूरी को मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम के। तो आपको कूलाम का नियम क्या याद रखना है, कूलाम का नियम इस तरीके से आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। और समझना कैसे है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। कूलाम का नियम क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, चाहे वह आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो। आकर्षण बल का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और प्रतिकर्षण का मतलब दोनों दूसरे के दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाहे आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, जो बल है वह इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा इन आवेशों के Q1 इंटू Q2, और इनके बीच की दूरी के, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर निकल करके आया, F अनुक्रमानुपाती है Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर के, और इस तरीके से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर के। तो इस तरीके से कूलाम का नियम, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कूलाम का नियम अगर एग्जाम में पूछेगा तो आसानी से आप बता सकते हैं, किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि इनकी बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना ही आपको कूलाम के नियम में याद रखना है। अब दोस्तों इसके बाद देखिए विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश उसके प्रभाव का अनुभव करते हैं, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0, जहां पर F क्या है, बल है, Q क्या है, आवेश है, और F बल को न्यूटन में और आवेश को कूलाम में आपको पता है मेजर करते हैं। तो E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F बल और Q0 परीक्षण आवेश। तो यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यह क्या होती है, किसी एक बिंदु पर रखा हुआ जो धन आवेश होता है वह अपने ऊपर कितना बल अनुभव कर रहा है, यही होती है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। तो विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसे V से व्यक्त करते हैं। तो विभवांतर को हम किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। किसी प्रतिरोध से धारा प्रवाह होने पर उसके सिरों के विभव में अंतर होने लगता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। अर्थात दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक इकाई धन आवेश की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। यहाँ पर आप देखिए एक आवेश को दूसरे आवेश तक लाने में, यहाँ पर आप देखिए VA माइनस VB जब हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर यह किया गया कार्य, कितना कार्य किया गया है, एक आवेश को एक जगह से ला करके दूसरी जगह पर लाने के लिए, और यहाँ पर Q0 तो यानी कि W यानी कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और Q यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इस तरीके से 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम, यानी कि विभवांतर बराबर हो गया किया गया कार्य बटे आवेश। यानी कि एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है वही होता है विभवांतर। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में किया गया विस्थापन। तो बल बराबर कार्य बटे दूरी। तो किया गया कार्य बराबर होता है किए गए बल और चली गई दूरी के, यानी कि लगाए गए बल और चली गई दूरी के। वैसे यहाँ पर भी है, ये जो आप देख रहे हो VA माइनस VB, यह क्या किया जा रहा है, इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या किया जा रहा है, कार्य ही तो किया जा रहा है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर W आ गया, और किसे ला रहे हैं हम, आवेश को ला रहे हैं, इसलिए आवेश यहाँ पर बटे में आ गया। और कितनी दूरी से ला रहे हैं हम, आप देख सकते हैं कहां से ला रहे हैं हम, VA माइनस VB, यानी कि इतनी दूरी हमने तय की है एक आवेश को दूसरे आवेश तक लाने में। तो VA माइनस VB बराबर W/Q0। तो W यानी कि कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो एक आवेश को, या ये कहें हम कि जब हम विभवांतर को मापते हैं किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के, तो एक आवेश को दूसरे आवेश तक ले जाने में जो दूरी तय की जाती है और जितना कार्य किया जाता है वही क्या होता है, विभवांतर होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे विद्युत के सुचालक या आवेश के सुचालक और कुचालक। आवेश के सुचालक और कुचालक या विद्युत के सुचालक और कुचालक दोनों की बात एक ही है। तो आपको पता है आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है और विद्युत में भी इलेक्ट्रॉनों का ही काम होता है, क्योंकि फिजिक्स आप पढ़ रहे हो। तो देखिए सुचालक पदार्थ वे होते हैं जिन धातुओं में आवेश का प्रवाह बिना अवरोध के होता है, वह सुचालक कहलाते हैं। जैसे कि तांबा, चांदी, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, लौहों का जलीय विलयन आदि। एग्जाम में पूछा है कि सुचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं या आवेश के सुचालक कौन कौन से हैं, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। कौन कौन से पदार्थ है जो उष्मा के सुचालक होते हैं या जिसमें करंट चल सकता है, जैसे कि तांबे का तार आपको पता है, चांदी का तार, इसके अलावा ग्रेफाइट, लोहा, एल्यूमिनियम, इन सभी के तार आते हैं मार्केट में और इन सभी का हमारे घरों में यूज भी होता है। लौहों का जलीय विलयन, ये सब क्या होते हैं, आवेश के सुचालक या विद्युत के सुचालक होते हैं। अब देखिए कुचालक कौन कौन से होते हैं। जिन धातुओं में आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें हम कुचालक पदार्थ कहते हैं।
जैसे कि प्लास्टिक हुआ, रबड़ हुआ, कांच हुआ, लकड़ी, पोर्सलीन, ये सब क्या है? ये सब विद्युत के या आवेश के कुचालक होते हैं। प्लास्टिक, रबड़, कांच, ये सब, इन सब में आवेश का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने आज क्या-क्या पढ़ा? आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा सबसे पहले कि स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है। स्थिर विद्युत आवेश के बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इससे क्या होता है? कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है वो रेशम के वस्त्र पर चले जाते हैं और इस तरीके से जो कांच की छड़ है उस पर धन आवेश आ जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि जो कांच की छड़ है जब उसको हम रेशम के वस्त्र से रगड़ते हैं तो कांच पर कौन सा आवेश आ जाता है, तो हमें क्या बताना रहेगा? धन आवेश आ जाता है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है तो आपको याद रहेगा, तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। और आपको मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और माइनस के साथ। लेकिन अगर माइनस नहीं भी होगा, अगर एग्जाम में दिया हुआ, तो भी आपको यही आंसर राइट लगाना है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनस के साथ आते हैं, प्रोटॉन प्लस के साथ, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई आवेश नहीं होता है। और इसके बाद हमने क्या-क्या पढ़ा? घर्षण द्वारा आवेशन, और फिर हमने विद्युत के सुचालक, कुचालक और विभवांतर के बारे में पढ़ लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट कूलाम का नियम, F = 1/4π ε0 × Q1 Q2 R² के, यही है कूलाम का नियम। और इस तरीके से आप लोगों ने इतनी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके जाइएगा, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, और आप लोग टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप लोग की तैयारी बेहतर हो पाए, आप लोगों के सब्जेक्ट की, और आप लोग आसानी से एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए। फिजिक्स में आपको 3 से 4 वीडियोस और मिलेंगे, और इसके बाद आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट में पढ़ाऊंगी, और साइंस भी आपका बहुत आसानी से बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। तो इस तरीके से फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर साइंस, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा पेपर आपका बिल्कुल खत्म कर दे रही हूँ मैं। और आपको पता है हिंदी और सामाजिक अध्ययन विषय आपको प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं टारगेट टीचर जॉब चैनल पर। टारगेट टीचर जॉब चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हिंदी और एसएसटी आप वहां से पढ़ लीजिए, वो भी मेरी तरह ही इस तरीके से लिख करके ही आपको पढ़ा रही हैं, तो आसानी से आपके वो दोनों विषय भी तैयार हो जाएंगे। इंग्लिश की क्लास में बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, आप लोग थोड़ा सा धीरज रखिए दोस्तों। और मैथ की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आनंद सर, तो आप लोग इसके लिए कमेंट्स में बहुत परेशान होते हैं, मैं देख रही थी, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रही हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। और दोस्तों आप लोग के शांति शिक्षा की क्लासेस भी मैं लेती रहूंगी। शांति शिक्षा बहुत आसान पेपर है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम पर भी अगर आप उसकी तैयारी कर लेंगे तो भी आप बहुत अच्छे नंबर उसमें पा जाएंगे, तो इसके लिए आप परेशान ना होइए। उसकी भी क्लासेस मैं रेगुलर लेकर के आऊंगी, और 2 क्लासेस तो हो भी चुकी हैं, आपको पता ही है। तो इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग की बेहतर तैयारी करा जा सके। 4th सेमेस्टर की जिस तरीके से आप लोगों ने 2nd सेमेस्टर में बहुत अच्छी तैयारी की थी और आप लोगों ने मार्क्स भी अच्छे लाए थे, वैसे ही आपके 4th सेमेस्टर की भी तैयारी हम बढ़िया से करवाएं। बस आप ऐसे चैनल से बने रहिए दोस्तों, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए, और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और एक बात और बतानी है कि आप लोग टेस्ट जा करके जरूर ऐप पर देते रहिए। टेस्ट आप लोगों को ऐप पर ही मिलेगी हर एक चैप्टर की, तो टेस्ट दे करके आप बताया करिए कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।